हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है आपके कोरिलेशन और ये जो टॉपिक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो अपने सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड है। और ये जो अपने पेपर है ABST पेपर 2 है बीकॉम फर्स्ट ईयर का। तो देखिए बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ABST पेपर 2 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। और कोरिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपको लिया हुआ है, इससे पहले अब तक आपको 1-2 वीडियो मिल चुके होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने है। हमें क्वेश्चन में रेनफॉल दिया हुआ है, हमारे सामने रेनफॉल है, रबी का प्रोडक्शन है और खरीफ का प्रोडक्शन है। तो रबी का प्रोडक्शन और खरीफ का प्रोडक्शन दोनों दिया हुआ है और क्वेश्चन है हमारे सामने, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड रेनफॉल। तो हमें जो कोरिलेशन देखना है वो टोटल प्रोडक्शन और रेनफॉल के बीच में देखना है। तो हम जो एक्स सीरीज लेंगे वो रेनफॉल, ये जो रेनफॉल है इसको हम एक्स सीरीज ले लेंगे और ये जो टोटल प्रोडक्शन है इसको हम वाई सीरीज ले लेंगे, या इसको एक्स मान लेंगे इसको वाई मान लेंगे। तो दोनों में से एक सीरीज हो जाएगी एक्स और दूसरी जो सीरीज है वो हो जाएगी वाई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स सीरीज लेंगे, फिर हम ले लेंगे वाई सीरीज। तो देखिए एक्स सीरीज में हम ले लेते हैं पहले रेनफॉल। तो यहाँ पे हमने रेनफॉल ले लिया है एक्स सीरीज में, जो है हमारे पास 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32। तो देखिए 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 7 आइटम आ चुके हैं। अब वाई सीरीज में हमें जो लेना है वो लेना है टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन, तो टोटल प्रोडक्शन का मतलब रबी का और खरीफ का दोनों का प्रोडक्शन जो ऐड करके आएगा टोटल वो होगा। तो ये रबी का प्रोडक्शन है, ये खरीफ का प्रोडक्शन है, दोनों को हम ऐड करके टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 30, 15 + 15 30 हो गया है। ये दोनों का टोटल हो गया 35, 20 20 हो गया 40, 32 और 18 हमारे पास हो गया 50, 60। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 60 अगेन और ये हो जाएगा हमारे पास 55। क्लियर? अब हमारे पास x भी है और y भी है। कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, मेथड कोई बताया नहीं, तो जब मेथड नहीं बताया हो तो आप वहां पे कार्ल पियर्सन का मेथड यूज कर सकते हैं। तो कार्ल पियर्सन मेथड हम यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। जब कोई मेथड नहीं बताए क्वेश्चन में तो आप वहाँ पे कार्ल पियर्सन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोर देन 60% केसेज में आपकी बुक में इसी के क्वेश्चन हैं और पेपर में भी जनरली यही पूछा जाता है। तो जब कहीं कोई कोरिलेशन के लिए नहीं दिया हो तो आप इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि स्पीयरमैन के कोरिलेशन को रैंक कोरिलेशन कहा जाता है। तो वहाँ पे अगर आपको कोरिलेशन कहता तो वो रैंक कोरिलेशन के लिए कहता। तो जब कोरिलेशन की बात हो तो वहाँ पे आप कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं, हमारे पास सीरीज एक्स है, सीरीज वाई है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है, तो हम सबसे पहले x से dx का कैलकुलेशन करेंगे। dx मैंने आपको बताया था, x सीरीज में आप कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं, x में से a लेस कर सकते हैं एज्यूम करके, लेकिन आपको जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसी को एज्यूम करना चाहिए 20। उसका रीज़न, इससे जो वैल्यू आएगी वो सारी प्लस में आएगी और आपको माइनस और प्लस का जो टेंशन है अलग से लेने की हेडेक नहीं होगी। तो 20 में से अगर आप 20 लेस करेंगे तो आपके पास आ जाता है 0, 22 में से 20 लेस करेंगे तो आपके पास आ जाता है 2, 24 में से 20 लेस किया 4 आया, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे ये यहाँ पे 30 है, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे आएगा 12।
28, 30, 32, 28, 30, 32, ठीक है। अब यहाँ पे dx का स्क्वायर अभी मत कीजिए, आप y से पहले dy कैलकुलेट कर लीजिए, y से dy को कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसे हमने x से dx की कैलकुलेशन की है, सेम उसी तरीके से हम y सीरीज से dy की कैलकुलेशन करेंगे। तो हम y में से एज्यूम लेस कर देंगे, तो y हमारे पास ये रहे, और इसमें से एज्यूम आप करेंगे जो सबसे छोटा होगा या जो सबसे स्मॉलेस्ट फिगर होगा। तो स्मॉलेस्ट फिगर हमारे पास है 30, 30 में से 30 आप लेस करते हैं तो 0, 35 में से 30 लेस करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे आपके पास 10, यहाँ पे आपके पास 20 आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 30 आ जाएगा, और यहाँ से 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप x से dx कैलकुलेट कर लेंगे और y से dy कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब हमारे पास dx भी है तो dx से dx का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और dy से dy का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देख लीजिए, अब हमारे पास dx है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का हो जाता है 64, 10 का हो जाता है 100 और 12 का हो जाता है 144। तो इस तरीके से हमने x का स्क्वायर कर लिया। सेकंड लास्ट हमारे पास आ जाता है y, dy का हम स्क्वायर करेंगे तो dy हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 5 का 25 हो जाता है, 10 का 100 हो जाता है, 20 का 400 हो जाता है, 20 इंटू 20 400 ही होगा, ये 900 हो जाता है 30 का, फिर 30 आ गया तो 900 हो जाता है, 25 का 625 हो जाएगा। तो देखिए 25 का ये 625 हुआ है, 30 का 900 हुआ है। देखिए कैलकुलेटर आप जितना यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में मैंने बताया आपको कि कैलकुलेटर आप एग्ज़ाम में लेके जा सकते हैं, एग्ज़ाम में अलाउ है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। तो जब एग्ज़ाम में अलाउ है तो वहाँ एक दिन में आपको कैलकुलेटर पे जो फिंगर्स है वो सेट नहीं होगी, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप कैलकुलेशन जो भी हो आप कैलकुलेटर से करें, वो ज़्यादा बढ़िया है। फिर हम लास्ट कैलकुलेट करेंगे, dx को मल्टीप्लाई करेंगे dy से, तो dx हमारे पास ये रहा और dy ये रहा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम में लिख देंगे जो है हमारा dx dy। तो 0 को आपने मल्टीप्लाई किया 0 से तो ये आपके पास 0 ही आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से तो ये आपके पास 10 आएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास 40 हो जाता है, 6 इंटू 20 120 हो जाएगा, 8 इंटू 30 ये हो जाता है 240, 30 इंटू 10 300 हो जाता है, और 25 इंटू 12 भी शायद ये आपके 300 ही हो जाता है। हाँ, अब हमारा काफ़ी सारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब आता है, देखिए x और y को छोड़ दीजिए और बाकी सब कॉलम का आप टोटल कर लीजिए। टोटल आसानी हो करने में, तो इसके लिए हम लाइन खींच देते हैं बीच में ताकि आप किसी तरीके से कंफ्यूज ना हो। तो देखिए अब हम dx का टोटल कर लेते हैं, तो ये 2 + 4 ये हो जाता है 6, 6 + 6 हो जाता है 12, ये 8 हमने ऐड किया तो 20, 30, 42। तो इस तरीके से ये आपके पास 42 आ जाता है। यहाँ से मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा देता हूँ जिससे कि हम इस क्वेश्चन का नाम, ये इसके टोटल का नाम लिख सकें। dx का जो टोटल है इसे हम कहते हैं सिग्मा dx। dx का टोटल कहलाता है सिग्मा dx, यानी कि टोटल ऑफ dx। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास 15 + 20 और 30 50 हो गई है यहाँ पे, और ये हो जाता है हमारे पास 55, तो ये टोटल हो जाता है 120। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 60 ये हो गया है हमारे पास, 30 90 बिल्कुल 120 है ये, यहाँ पे ये 20 हो जाता है आपके पास, और 36 64 और 244 ये हो जाता है आपके पास 364। आगे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 125 और 400 ये हो जाता है 525,
यहाँ तक 1800 और 625, 2950। अब लास्ट कॉलम का टोटल कर लेते हैं। 50 और 120 है आपके पास, यहाँ पे 240 है और ये है 600, ये होता है 1010। तो देखिए हमने x और y को छोड़ करके बाकी जो भी हमने कॉलम कैलकुलेट किए थे उन सबका हमने टोटल कर लिया है। dx का जो टोटल किया सिग्मा dx कहलाया, dy का टोटल सिग्मा dy कहलाएगा और dx स्क्वायर का टोटल सिग्मा dx स्क्वायर कहलाएगा, dy स्क्वायर का टोटल सिग्मा dy स्क्वायर कहलाएगा और dx dy का जो टोटल होगा सिग्मा dx dy कहलाएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को फॉर्मूले में कैसे रखा जाए, ये जो वैल्यूज़ है या इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में कैसे रखा जाए, तो ये हम अब देख लेते हैं। इसके लिए जगह चाहिए हमें, तो जगह हम कहाँ पे यूज़ करें, ज़्यादा बढ़िया है हम क्वेश्चन अब तक आप लिख चुके होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से रेज कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन अब तक आप समझ चुके होंगे। ये हमारा सॉल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट था। तो यहाँ से r इजिकल टू हम ले लेते हैं सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx dy डॉट n, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, माइनस सिग्मा dx डॉट सिग्मा dy। तो सिग्मा dx यानी dx का टोटल, डॉट यानी इनटू, और सिग्मा dy यानी कि dy का टोटल। फिर आप रूट में ले सकते हैं यहाँ पे सिग्मा dx स्क्वायर डॉट n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप x को रिप्लेस करेंगे y से, तो ये हो जाता है सिग्मा dy का स्क्वायर डॉट n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। तो ये आपके r का फॉर्मूला हो जाता है अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन्स मेथड। तो ये कार्ल पियर्सन्स मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है r का, वो हमने यहाँ पे रख दिया है। अब सिग्मा dx dy की वैल्यू हम देखेंगे, तो सिग्मा dx dy की वैल्यू ये रही 1010, तो हम ये रख देते हैं 1010। डॉट यानी मल्टीप्लाई, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 आइटम है, तो हमने यहाँ पे 7 आइटम ले लिए। माइनस करेंगे सिग्मा dx dy, तो सिग्मा dx ये रहा हमारे पास और सिग्मा dy ये रहा, 42 इंटू 120, तो 42 हमारा सिग्मा dx है इंटू 120 ये हमारा सिग्मा dy हो गया, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमें लेना है। फिर बात करें सिग्मा dx स्क्वायर की, तो सिग्मा dx स्क्वायर हमारे पास 364 है, हम 364 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आइटम 7 से, माइनस सिग्मा dx 42 था, तो ये 42 का स्क्वायर हो जाएगा, कर देंगे रूट। इसी तरह x को रिप्लेस कर देंगे y से और दूसरा रूट तैयार कर देंगे। अब तो यहाँ पे सिग्मा dy स्क्वायर लेंगे जो है 2950, तो यहाँ पे हम 2950 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, माइनस कर देंगे dy का स्क्वायर 120 है, तो इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब आगे देखते हैं, 1010 को मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है 1010 इंटू 7, ये हो जाती है 7070 माइनस 42 को इंटू किया 120 से, तो ये हो जाती है 5040। 364 को इंटू किया 7 से, तो ये हो जाता है हमारे पास 2548, और 42 का स्क्वायर हम देख लेते हैं, ये हो जाता है 1764, इसका रूट कर दीजिए आप। इसी तरह सेकंड जो वैल्यू है वो भी देख लेते हैं हमारे पास क्या आती है।
तो थोड़ा सा बीच में लिख देते हैं 70 माइनस 50 40। हाँ, तो 2950 था, 2950 इंटू 7, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 20,650। माइनस कर देते हैं 120 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 14,400। अब 7070 में से अगर आप 5040 लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 2030 डिवाइडेड बाई 2548 माइनस 1764, ये आ जाता है 784। तो 784 का आप रूट कर दीजिए यहाँ पे, इसी तरह कैलकुलेट कीजिए 2650 माइनस 14,400, ये हो जाता है आपके पास 6250। साइन नहीं है, आप पहले रूट कर लीजिए आराम से। 2030 डिवाइडेड बाय 6250 को आप रूट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आएगी 79.05, और 784 का आप रूट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आती है 28। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 2030, बीच में कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 79.05 से, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाती है 2213.4। अब आप डिवाइड कर दीजिए इजीली, तो 2030 डिवाइडेड बाय 2213.4, तो ये आपके पास आ जाती है वैल्यू 0.917, ये आ जाती है R इज इक्वल टू। तो R इज इक्वल टू आपके जो वैल्यूज हैं वो है 0.917, और ये पॉजिटिव में है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हाई पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो रेनफॉल है और टोटल प्रोडक्शन है, इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। उसका रीज़न ये है कि कोरिलेशन की जो वैल्यूज आई है यहाँ पे वो आई है 0.75 से ज़्यादा और 1 से कम। तो जैसा कि हमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन पढ़ते समय बताया गया था कि अगर आपका R 0.75 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो और प्लस में हो, तो वहाँ जो कोरिलेशन होता है वो हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और अगर वैल्यूज नेगेटिव हो तो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन होता। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, मतलब ये कि जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और नेगेटिव अगर कोरिलेशन होता तो इसका मतलब जस्ट अपोजिट निकलता कि अगर रेनफॉल बढ़ेगा तो आपका जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये कब होता? अगर नेगेटिव होता तो। लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव है कोरिलेशन, इसका मतलब ये है अगर रेनफॉल बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर रेनफॉल डिक्रीज होगा या रेनफॉल कम होगा तो हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा। और प्रोडक्शन से मतलब टोटल प्रोडक्शन से है, वहाँ रबी और खरीफ दोनों से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और आगे इसी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन, और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो है। ABST का सेकंड पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और इसमें जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका डेटा मैं आपको बता देता हूँ। एज इन ईयर्स आपको दे रखा है, जिसमें आपको 13 to 14 ईयर्स, 14 to 15 ईयर, 15 to 16 ईयर, इस तरीके से आपको एज गिवन है। और लास्ट जो एज है 21 to 22, ये आपको एज गिवन है। नंबर ऑफ आइटम्स अगर हम काउंट करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स आपको गिवन है। और पास जो स्टूडेंट हैं उनकी परसेंटेज आपके सामने है 61, 60, 57, 58, 64, 70, 52, 56 एंड 50। तो ये आपके पास एज इन ईयर्स और पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज आपके सामने गिवन है। और क्वेश्चन में आपको कहा गया है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड परसेंटेज ऑफ फेलियर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है,
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आपकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ राजस्थान में पूछा गया है, कम से कम 3 to 4 टाइम्स। अगर हम देखें लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 10 to 12 ईयर में देखें तो सेम ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा गया है। और अक्सर काफ़ी स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि स्टूडेंट एज को x मान लेते हैं और ये जो पास परसेंटेज है इसी को y मान लेते हैं। लेकिन जबकि आपसे देखिए पूछा क्या जा रहा है, एज के बीच में देखना है, तो यहाँ पे जो आप x मानेंगे वो आपकी एज हो जाएगी। और एज 13 to 14 दी हुई है, यानी कि 13 और 14 दोनों के बीच में। तो हम दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करके यहाँ पे मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मिड वैल्यू के लिए आप वो फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, L1 + L2 अपॉन 2। L1 लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट हो गई, तो L1 को हम लोअर लिमिट कहते हैं, L2 को हम अपर लिमिट कहते हैं। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास मिड वैल्यू आ जाती है, जिसे हम x भी कहते हैं। तो ये हम x ले लेते हैं, तो ये हमारी हो जाती है 13.5, 14.5 ये आ जाती है। 14 को और 15 को ऐड कर लीजिए और दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाता है 29। 29 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 14.5 आ जाता है। इसी तरह जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाता है आपका 15.5। 15 और 16 दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया इसमें 2 का, तो 31 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। फिर आप इसको ले लेते हैं, ये हो जाता है आपके पास 16.5। तो ये हो जाता है आपके पास 16 + 17 33 डिवाइड 2। तो 33 को आप डिवाइडेड करेंगे 2 से, तो ये आपके पास आ जाता है 16.5। इसी तरीके से ये हो जाता है 17.5, ये हो जाता है 18.5, 19.5 और 20.5। आगे ये भी है, तो ये हो जाता है 21.5। तो इस तरीके से 9 आइटम हमें गिवन थे और हमने 9 आइटम्स कैलकुलेट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब y के लिए कह रहे हैं, तो जब हम y कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आपको बताया, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परसेंटेज ऑफ फेलियर, तो परसेंटेज ऑफ फेलियर हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें तो दी हुई है पास हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, तो देखिए हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं और 100 में से जो पास स्टूडेंट हैं वो है 61। तो 100% में से आप जो पास स्टूडेंट हैं अगर उनको लेस कर देंगे तो हमारे पास फेलियर स्टूडेंट का परसेंटेज आ जाएगा। तो 100 में से 61 स्टूडेंट अगर फेल हैं तो हमारे पास 39% स्टूडेंट फेल हुए हैं। और अगर 100 में से 60 स्टूडेंट पास हुए हैं तो हमारे पास 40 स्टूडेंट फेल है। इसी तरह 100 में से अगर 57 स्टूडेंट पास हुए हैं तो हमारे पास 43 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। इसी तरह 42 स्टूडेंट हमारे पास फेल हुए हैं और 100 में से 64 जो पास स्टूडेंट अगर इनको लेस कर दिया जाता है तो 36 स्टूडेंट हमारे पास फेल हुए। 100 में से 70% अगर पास है तो 30% फेल है। यहाँ पे हमारे पास 48% फेल स्टूडेंट होंगे और यहाँ पे हमारे पास 44% स्टूडेंट फेल होंगे और लास्ट में हमारे पास आ जाता है 50 स्टूडेंट जो हमारे पास फेल है। तो इस तरीके से आप एज और फेलियर स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास एक्स सीरीज और वाई सीरीज दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम एक्स सीरीज से हम dx कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्स सीरीज से जब dx कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखिए एक्स सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यूज आपको गिवन है उनमें आप सबसे लोएस्ट वैल्यू को देखिए, जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी अगर हम उसको एज्यूम्ड करते हैं तो आपकी जो वैल्यूज है वो सारी प्लस में आएगी। इससे माइनस और प्लस की आपकी जो परेशानी है वो कम हो सकती है। बाकी आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको माइनस और प्लस साइन का थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो आपको कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए हम स्मॉलेस्ट फिगर को हम एज्यूम करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो स्मॉलेस्ट फिगर हो उसे एज्यूम्ड किया जाए। तो x में से आप जो एज्यूम किया है आपने 13.5 एज्यूम कर लेते हैं हम, इसको लेस करते जाइए। 13.5 में से 13.5 गया तो आपके पास 0 आता है।
यहाँ पे आपके पास 1 आ जाता है। 15.5 में से 13.5 आप लेस करते हैं तो आपके पास 2 आएगा। 16.5 में से आप लेस करेंगे 13.5 तो 3 आ जाता है। इसी तरह 17.5 में से आप 13.5 लेस करेंगे 4 आएगा। 18.5 में से आप लेस करेंगे 13.5 तो आपके पास आएगा 5, यहाँ पे आ जाता है 6। 20.5 में से आप लेस करेंगे तो ये आपके पास 7 आ जाता है और लास्ट में आता है आपके पास 8। तो इस तरीके से हमारे पास x, y, dx। अब सेम जिस तरीके से आपने dx की कैलकुलेशन की है उसी तरीके से आप dy की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो dy की कैलकुलेशन के लिए आपको y में से लेस करना होगा जो आपने एज्यूम किया है। y में से जो एज्यूम किया होगा वो हम देख लेते हैं, जो सबसे लोएस्ट हो या हमने बताया जो सबसे कम हो आप उसको लेस कीजिए। तो यहाँ पे हमें लोएस्ट जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 30, ये हमें लोएस्ट दिख रहा है। इसके अलावा देख लीजिए और कोई लो हो, ऐसा कोई 30 से कम कुछ भी नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है हम 30 को ही लेस कर लें y में से। 39 में से अगर 30 लेस करते हैं तो 9 आता है, यहाँ पे 10 आ जाता है। 43 में से 30 लेस करते हैं तो 13, 42 में से लेस करें 30 तो 12 आता है। 36 में से 30 लेस करते हैं 0, 6 आता है और 30 में से 30 लेस करेंगे तो 0 आएगा। 48 में से 30 लेस करते हैं 18, 44 में से लेस करते हैं 30 तो हमारे पास 14 आता है और 50 में से 30 लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 20। तो स्टूडेंट देखिए हम dx कैलकुलेट कर चुके हैं x सीरीज से और y सीरीज से हम कैलकुलेट कर चुके हैं dy। अब dx से हम dx का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास dx है 0, तो dx से dx स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो इस तरीके से हम स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे x का और dy का स्क्वायर कैलकुलेट करके देखते हैं हम। तो dy का जो स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर हो जाता है आपके पास 81, 10 का होता है 100, 13 का होता है 169, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 0 का स्क्वायर होता है 0। 18 का स्क्वायर आप देख सकते हैं कि 18 मल्टीप्लाई बाय 18 ये होता है आपके पास 324। अब आगे आप देख सकते हैं 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 196 और 20 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 400। तो देखिए dx, dy, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब लास्ट में हमारे पास बचता है dx, dy, यानी कि dx को मल्टीप्लाई करेंगे हम dy से। तो dx जो कॉलम है हमारे पास ये रहा और dy का कॉलम ये रहा। तो dx और dy दोनों कॉलम्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आपके पास 10 हो जाता है। 2 इंटू 13 26 हो जाता है आपके पास। 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 6 24। 0 को आप कहीं भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, 0 ही रहेगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 18 ये आपके पास हो जाता है 108 और 7 इंटू 14 कर लीजिए आप तो ये आपके पास 98 हो जाता है। 8 इंटू 20 करेंगे ये आपके पास 160 हो जाता है। तो इस तरीके से आप dx को मल्टीप्लाई कर सकते हैं dy से। अब हमारे पास सारी फिगर्स है जो हमें चाहिए, लेकिन हमें dx की टोटल फिगर चाहिए होगी और टोटल फिगर चाहिए लेने के लिए dx के लिए हमें dx की जो कॉलम है इसका टोटल करना होगा। तो इसको हम यहाँ से अब टोटल कर लेते हैं। जो जो टोटल हमें चाहिए, हमें लगभग जितने भी कॉलम हमने बनाए हैं उनका टोटल चाहिए होगा। तो देखिए
एक्स और वाई को छोड़ दीजिए, बाकी डी एक्स के कॉलम का टोटल कर लेते हैं हम, डी वाई का टोटल कर लेंगे, डी एक्स स्क्वायर का टोटल हो जाएगा, उसके बाद डी वाई स्क्वायर का टोटल कर लेंगे। तो देखिए 6 + 4 ये हो जाता है 10, 15, 21 और ये हो जाता है 28 और ये हो जाता है 36। तो सिग्मा डी एक्स यानी कि डी एक्स का जो टोटल होता है वो आपके पास हो जाता है 36। एक बार टोटल चेक कर लीजिए, ये 15 + 6 21, 21 + 5 26, 30 और ये 36। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 34 हो गए हैं, क्या बात है भाई, 34 + 18 और ये 18 + 13 और 19, तो ये हमारे पास हो जाता है 102। एक बार फिर से देख लें, 19 और ये हो जाता है 25, 6 और यहाँ पे 18 और 14, ये हो जाता है हमारे पास लगभग 32 और 20, बिल्कुल 102 ही टोटल होता है। ये जो टोटल होगा ये सिग्मा डी वाई यानी कि टोटल ऑफ डी वाई कहलाएगा। फिर हम डी एक्स स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं, 1 + 4 हो जाता है 5 और अब तो हम टोटल कर लेते हैं 64, 49, 36, 25 और ये 25, 29, 30, तो ये 30 हम टोटल कर लेते हैं 204। तो आपके पास सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का जो टोटल आता है वो हो जाता है 204 यानी 204। फिर हम टोटल कर लेते हैं डी वाई स्क्वायर का 181 + 169, 144, 36, 324, 196 और 400, तो ये हो जाता है 1450। ये हमारे पास डी वाई का टोटल है, तो डी वाई स्क्वायर का टोटल है, तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर कहलाएगा। लास्ट कॉलम डी एक्स डी वाई था हमारा, इसका टोटल कर लेते हैं हम। ये हो जाता है 36 + 36 + 24, 108, 98 और 160 जो है 462। एक बार टोटल को फिर से चेक कर लेते हैं, 36 फिर से 36, 24, 108, 98 और 160, तो टोटल 462 ही है हमारा। ये dx और dy का टोटल है, तो सिग्मा dx dy कहलाएगा यानी कि टोटल ऑफ dx dy। तो हमारे पास जो जो फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है, हमारे फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ गिवन है हमें वो सारी फिगर्स हम अब कैलकुलेट कर चुके हैं। तो लास्ट जो हमारा काम बचता है वो फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना रहता है। अब हम देखते हैं कि हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ कैसे पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले कि फॉर्मूला किस तरीके से लिखना है। सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे पास है डॉट एन माइनस सिग्मा डी एक्स डॉट सिग्मा डी वाई, ये हमारे फॉर्मूले में है। R इज इक्वल टू, R से हम कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर डॉट एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका रूट कर दीजिए आप, ये है रूट। इसी तरह x को रिप्लेस कर दीजिए आप y से, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो हो जाता है सिग्मा डी वाई का स्क्वायर डॉट एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे पास है 462, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n नंबर ऑफ आइटम से, तो नंबर ऑफ आइटम हमारे पास हो जाते हैं, काउंट करके देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम n हो जाता है 9, माइनस करेंगे हम सिग्मा डी एक्स यानी कि टोटल ऑफ डी एक्स, वो था हमारे पास 36, तो हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा डी वाई यानी कि टोटल ऑफ डी वाई से 102 है हमारे पास,
टोटल कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास एक मिनट, इसका जो वैल्यूज़ है वो भी देख लेते हैं हम। तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो है 204, मल्टीप्लाई करेंगे हम n नंबर ऑफ आइटम से 9 माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर वो है हमारे पास 36, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आगे हम वैल्यूज़ देखते हैं डी एक्स डी वाई का सिग्मा डी वाई का स्क्वायर जो है हमारे पास 1450, मल्टीप्लाई करेंगे n नंबर ऑफ आइटम से जो हमारे पास 9 है, माइनस हम करेंगे सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो सिग्मा डी वाई की वैल्यूज़ हमारे पास 102 थी, तो 102 का आप होल स्क्वायर करेंगे। अब अगर हम आगे देखें तो 462 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से। तो 462 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आपके पास वैल्यूज आती है 4158 माइनस 36 को आप इंटू कीजिए 102 से, ये हो जाती है 3672। आप 204 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो आपके पास आता है 1836। अब आपको माइनस करना है 36 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1296। इसी तरह 1450 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आपके पास आ जाता है 13050, और इसमें से आप माइनस कर देंगे 102 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 10404। 4158 माइनस 3672, ये आपके पास आ जाती है वैल्यूज 486। 1836 माइनस कर दीजिए आप 1296, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाती है 540, इसका रूट कर दीजिए, और 13050 में से आप लेस कर दीजिए 10404, तो ये आपके पास आ जाता है 2646। आप इसका भी रूट कर दीजिए, तो 486 540 का अगर आप रूट करते हैं तो आपके पास वैल्यू होती है 23.23। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2646 का रूट, ये हो जाता है आपके पास 51.43, और 486 ये आपके पास है ही। अब आप 486 डिवाइडेड बाय कर सकते हैं 23.23 मल्टीप्लाई बाय 51.44 कह सकते हैं 1194.7 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप जो वैल्यू आएंगी वो आपका कोरिलेशन होगा 1194.7, ये आपके पास आ जाता है 0.406। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो कोरिलेशन है उसकी वैल्यू 0.25 से ज़्यादा है लेकिन 0.75 से कम है। जब आपकी वैल्यू 0.25 से ज़्यादा हो और 0.75 से कम हो तो ऐसा कोरिलेशन मीडियम कोरिलेशन या मॉडरेट कोरिलेशन कहलाता है। तो ये जो आपका कोरिलेशन है वो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम थी मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेजी थी, तो उम्मीद है कि अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में अब आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं, सी यू सून। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए है। मैं आपको बता दूं, बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और एबीएसटी का सेकंड पेपर जो आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है उससे रिलेटेड पेपर है और टॉपिक आज का हमारा है कोरिलेशन।
तो इस टॉपिक से रिलेटेड 2 और 3 वीडियोस आपको अब तक मिल चुके होंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल है जो आप अभी पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो हमारा इस प्रकार है, फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन वेजेस एंड रेगुलर ड्रिंकर्स, फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन वेजेस एंड रेगुलर ड्रिंकिंग हैबिट फ्रॉम द अबव डेटा। तो अबव डेटा जो हमारे पास है वो है वेजेस, हमें वेजेस गिवन है 15 to 16, 16 to 17, 16 to 18, सॉरी ये 17 to 18 होगा यहाँ पे, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21, और नंबर ऑफ वर्कर्स हमें गिवन है 200, 270, 30, 340, 360, 400, 300। रेगुलर ड्रिंकर्स हमारे पास हैं 150, 362, 170, 180, 180 और 120। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं कोरिलेशन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हमें कोरिलेशन किसके बीच में कैलकुलेट करना है। जो 2 वेरिएबल हमारे पास होते हैं, फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल, सबसे पहले हम उसका पता लगाएंगे। तो फर्स्ट वेरिएबल जो हमारा होगा वो है वेजेज, जिसे हम एक्स कहेंगे। तो यहाँ पे हम वेजेज ले लेते हैं, ABST को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ABST 2, ये हो गया हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और टॉपिक हम लिख देते हैं यहाँ पे कोरिलेशन। अब हमारा रास्ता साफ हो जाता है और ABST और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को यहाँ से हम हटा देते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर को भी हम थोड़ा सा सही लिख देते हैं जिससे ये सब एक लाइन में आ जाए। तो ये हम यहाँ पे कर देते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो देखिए रेगुलर ड्रिंकर्स थे, हमारे पास वेजेज है, तो वेजेज को यहाँ पे हम फर्स्ट वेरिएबल कहेंगे x। अब जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, जब 15 to 16 इस तरीके से ग्रुप हों तो हमारे सामने जो गिवन है वो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18, तो बीच में जो डैश है यानी कि 15 और 16 के बीच में लेना है। तो आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 यहाँ पे लोअर लिमिट को कहते हैं, जो हमारी 15 है, तो हमारी जो L1 होगी वो 15 होगी। L2 यानी कि अपर लिमिट जो होगी वो हमारी होगी 16। तो L1 प्लस L2, L1 हमारी 15 हो गई लोअर लिमिट, और L2 हमारी अपर लिमिट हो गई 16 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगी 15.5। तो देखिए हमारी 15.5 ये हमारी मिड वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे 16, L1, 17, L2 डिवाइडेड बाई 2। तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट 16.5, तो ये हमारे पास हो जाती है 16.5। नेक्स्ट इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप 17.5, 18.5, 19.5 और 20.5। तो देखिए मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि हमारी L1, जैसे इस ग्रुप की अगर आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट मिड वैल्यू ऑफ दिस ग्रुप, देन यू कैन कैलकुलेट 18 L1 प्लस L2 19 डिवाइडेड बाई 2। देयर इज L1 18 प्लस L2 19 डिवाइडेड बाई 2, देन वी विल फाइंड मिड वैल्यू ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज 18.5। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्रुप की मिड वैल्यू, जो कि हमारे पास 18.5 है। तो हम चेक कर सकते हैं, देखिए L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 जो मैंने मिड वैल्यू कैलकुलेट की वो है 18.5। तो जब हम इस तरीके से मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास x आ जाती है
इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू लेंगे वो y होगी, तो y यानी कि सेकंड वेरिएबल हम देखते हैं, फर्स्ट वेरिएबल हमारा वेजेस था, सेकंड वेरिएबल हम देखते हैं रेगुलर ड्रिंकर। अब रेगुलर ड्रिंकर कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए यहाँ पे ड्रिंकर्स तो हैं लेकिन इनका जो बेस है वो इक्वल नहीं है, बेस आपके पास इक्वल होना चाहिए। तो कहीं पे टोटल है 200, कहीं पे है 270, कहीं पे 340, तो सबका बेस इक्वल होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इनको परसेंटेज में लेना ज़्यादा बेटर होगा। तो परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको y लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे सबका जो बेस है वो इक्वल नहीं है। तो बेस देखिए हम कैसे इक्वल करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो परसेंटेज के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं, परसेंटेज ऑफ रेगुलर ड्रिंकर। तो जो रेगुलर ड्रिंकर हैं आपके पास, तो रेगुलर ड्रिंकर्स हम देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर या टोटल नंबर ऑफ वर्कर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए हमारे पास 150 वर्कर्स है, जैसे हमें यहाँ पे परसेंटेज इसकी कैलकुलेट करनी है, तो 150 वर्कर है डिवाइडेड बाय 200 वर्कर है इन 200, तो आप कर दीजिए। आपके पास 150 वर्कर रेगुलर ड्रिंक करते हैं 200 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप पाएंगे कि 75% वर्कर ऐसे हैं 15 to 16 वेजेस ग्रुप के जो ड्रिंक करते हैं रेगुलर। नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो 162 डिवाइडेड बाय 270 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरीके से आप पाएंगे कि 60% वर्कर ऐसे हैं जो रेगुलर ड्रिंक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने कैसे कैलकुलेट किया है, 162 डिवाइडेड बाय 270 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये फर्स्ट ग्रुप का आ गया, ये आपका सेकंड आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो आपका आंसर था वो था 75%, इसमें आपके पास आया 60%। ये अब आप थर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो थर्ड ग्रुप की जो कैलकुलेशन है वो है 170 ड्रिंकर्स रेगुलर ड्रिंक करते हैं 340 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 50% वर्कर ऐसे हैं जो रेगुलर ड्रिंक करते हैं। तो 170 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100, बिल्कुल ये 50% ही है। नेक्स्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्थ, तो वो भी सेम इसी प्रकार 180 रेगुलर ड्रिंक करते हैं 360 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो फिर से 50% रेगुलर ड्रिंक कर रहे हैं। तो थर्ड नंबर पे 50% वर्कर रेगुलर ड्रिंक कर रहे हैं, यहाँ पे भी है, ये परसेंटेज में है सारा। तो इस तरीके से आप वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ड्रिंकर पूछा है, बेस आपका किसी का समान नहीं था। अब जो इक्वल है, अब सबका जो बेस है वो इक्वल होगा, सब 100% में से हैं। यहाँ पे 75 वर्कर ड्रिंक कर रहे हैं, यहाँ रेगुलर ड्रिंक कर रहे हैं, यहाँ पे 60% रेगुलर ड्रिंक कर रहे हैं, यहाँ पे 50%, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 180 रेगुलर ड्रिंकर हैं 400 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये शायद आपका 45% आ रहा है। 180 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल ये 45% ही है। और नेक्स्ट जब आप करेंगे तो ये हो जाता है आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 40% है। तो 120 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 40% ही है। तो x और y परसेंट जब आपने कैलकुलेट कर ली कि x के लिए आपके पास ये वैल्यूज़ है, y की जो वैल्यूज़ है वो ये, तो देखिए यहाँ पे कोरिलेशन कह रहा है, पर्टिकुलर कोई मेथड के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो जब किसी मेथड के बारे में बात नहीं की हुई है तो हम स्पीयरमैन, न्यूटन्स, स्पीयरमैन लगाएं कोरिलेशन, या फिर हम ये कार्ल पियर्सन्स मेथड यूज़ करें, कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या कॉन्करेंट मेथड यूज़ करें। तो अगर यहाँ पे डेटा गिवन है और जो डेटा गिवन है वो मैथमेटिकल डेटा है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कैलकुलेट करें। और जनरली मैंने आपको बताया अभी, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहे हमें कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन ही कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन ही कैलकुलेट करेंगे, और x गिवन है तो x से हम dx कैलकुलेट कर लेंगे, y सीरीज से हम dy कैलकुलेट कर लेंगे, x में से आप एज्यूम्ड जो आपने किया हुआ फिगर है वो आप लेस कीजिए,
तो देखिए मैंने आपको एक्स सीरीज में बताया था कि एक्स सीरीज में आप फिगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आइटम गिवन है। 6 आइटम में से आप कोई भी एज्यूम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जैसे हम 18.5 ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं, और 15.5 में से जब 18.5 को लेस करेंगे तो जो फिगर आएगा वो -3 होगा। इसलिए ज़्यादा बेटर ये है कि माइनस और प्लस के आप जितने हो कि माइनस और प्लस के जो फिगर्स हैं इनसे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो मिस्टेक्स है वो माइनस और प्लस के चक्कर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और काफ़ी जगह मिस्टेक कर जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि स्मॉलेस्ट जो फिगर हो उसको आप एज्यूम करें, जिससे आगे आने वाले जो फिगर हैं वो सारे के सारे आपको प्लस में मिलेंगे और माइनस और प्लस की जो मिस्टेक्स होने की संभावना रहती है वो आपसे कहीं नहीं होगी। तो इसीलिए हम जो एज्यूम फिगर कर रहे हैं वो स्मॉलेस्ट फिगर को ले रहे हैं, जो लोएस्ट फिगर है वो लेंगे। तो एक्स सीरीज में लोएस्ट फिगर अगर हम देखते हैं तो वो होता है आपका 15.5। अब आप 15.5 में से 15.5 को लेस करेंगे तो आपकी वैल्यूज जो आएगी वो 0 होगी। 16.5 में से 15.5 लेस करेंगे तो 1 होगा। नेक्स्ट 2 आएगा, 3 आएगा। 19.5 में से 15.5 को लेस करके देखिए तो आपका आएगा 4। 20.5 में से लेस कीजिए 15.5 तो ये आपके पास आएगा 5। तो इस तरीके से हम dx की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट dy की जो वैल्यूज़ है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो सेम इसी तरीके से जैसे आपने x सीरीज़ के साथ किया, सेम वही आप y सीरीज़ के साथ कीजिए। जो स्मॉलेस्ट फिगर है उसे आप एज्यूम्ड कर लीजिए, y सीरीज़ में से एज्यूम्ड फिगर को लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे y माइनस एज्यूम्ड फिगर क्या लें, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट देख लीजिए आप, लोएस्ट वैल्यू क्या है तो वो 45 होती है। तो 45 आप लेस करते जाइए। तो देखिए 75 में से सॉरी यहाँ पे स्मॉलेस्ट फिगर आपकी 40 होगी। देखिए तो ज़्यादा अच्छा है कि 45 की जगह आप 40 को लेस कीजिए। अब बाई चांस क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं 45 लेस कर देता तो क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये जो फिगर है ये वाली नेक्स्ट वाली जो फिगर थी यहाँ पे जो आएगी 40 माइनस 45 करते तो ये -5 आता इधर, बस इतना सा होता। और बस उसको कैलकुलेट करते तो ध्यान में रखना होता कि माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा। तो इतना सा ये काम करना होता। लेकिन ये चीज़ जब लंबे क्वेश्चन में करते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है हम वो सारी जो सावधानियां हैं या वो सारे टेक्निक्स हैं वो लेके चलें, जिससे कि मिस्टेक्स को कम से कम किया जा सके या मिस्टेक्स को एटलीस्ट बिल्कुल 0 लेवल पे लाया जा सके या कम से कम किया जा सके। तो देखिए 40 में से 45 ये हम यहाँ पे एज्यूम्ड जो करेंगे वो 40 कर लेते हैं, जिससे कि मिस्टेक नहीं हो। तो 40 में से 40 जाएगा तो आपके पास 0 आएगा। 45 में से 40 लेस करेंगे तो 5 आएगा। 50 में से 40 लेस करेंगे तो 10 आएगा। 50 में से फिर से 40 लेस करेंगे फिर से 10 आ जाएगा। 60 में से 40 लेस करेंगे 20 आएगा। और 75 में से 40 लेस करोगे 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप dy की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। dx जब आपने कैलकुलेट किया तो dx से आप dx स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, और dy जब आपने कैलकुलेट किया तो dy से dy का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, और 5 का जो स्क्वायर है वो 25 हो जाता है। तो इस तरीके से हम dx का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट dy स्क्वायर जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी dy की जो वैल्यूज़ है, तो dy की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि देखिए आपके कैलकुलेटर पेपर में अलाउ होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, कैलकुलेशन को कैलकुलेटर पे कीजिए। तो 35 को जब आप स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो ये आएगा 1225। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 20 × 20 400 ही है। 10 का 100 है, फिर 10 का 100 है, 5 का 25 है, और 0 का 0। अब टोटल करने की तो x और y सीरीज को छोड़ दीजिए, बाकी सबका टोटल करते हैं हम।
तो ये हमने टोटल कर लिया। और लास्ट कॉलम जो हम बनाएंगे मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो हमारा कॉलम होगा वो होता है हमारा dx dy। तो यहाँ पे हम हमारा लास्ट कॉलम देख लेते हैं जो हमारा dx dy है। तो dx को आप मल्टीप्लाई करेंगे dy से। तो देखिए हमारे पास dx है, तो हमारे पास dx है यहाँ पे 0 और dy है 35। तो 0 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही पाएंगे। dx यहाँ पे 1 है, dy 20 है, 20 इंटू 1 करेंगे तो आप 20 पाएंगे। 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 5 20 एंड 5 इंटू 0 आपके 0 होगा। अब आप लास्ट ये सभी कॉलम का टोटल कर सकते हैं, dx का, dy का, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर और dx dy का। तो ये आपकी हो जाता है 15। इसे हम कहेंगे सिग्मा dx यानी कि टोटल ऑफ dx। तो dx जो कॉलम था जब इसका टोटल करते हैं तो जो टोटल होगा उसे हम सिग्मा dx कहेंगे। इसी तरह जो dy का टोटल है 55 प्लस 10 65, 75 और 80। एक बार फिर से टोटल कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया टोटल करने में चाहे आप 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काम कैलकुलेशन का है, थोड़ा सा पेशेंसली कीजिएगा। पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है कहीं पे तो उसे ढूंढने में जो टाइम लगेगा आप उसे फाइंड आउट करने में 15 से 20 मिनट खराब कर दोगे और उसके बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मिस्टेक मालूम चली जाए। तो ज़्यादा बढ़िया है कि काम को थोड़ा सा पेशेंसली कर लें आप, और अगर वो मिस्टेक आपको नहीं मिली तो फिर क्वेश्चन ही आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर है आप क्वेश्चन को यहीं पे थोड़ा सा टाइम दे लीजिए, क्योंकि जो भी मिस्टेक होगी केवल और केवल कैलकुलेशन की है, क्योंकि पूरा काम ही आप देख सकते हैं कैलकुलेशन का है। अब हम बाकी काम करते हैं कि हमारे पास dx स्क्वायर है, 1 प्लस 4 5 हो जाता है, 5 प्लस 9 हो जाता है 14 और 16, तो 14 प्लस 16 और 25 ये हम ले लेते हैं 55। आगे 225 ये हमने ले लिया है, 400 तो ये 1625 हो गया और टोटल हो जाता है 1850। ये हो जाता है 50 और 40 90। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉलम हमारे पास थे हमने सबका टोटल कर लिया। x और y का टोटल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स तो काम आएंगे। तो हम वहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो n इज इक्वल टू 6। n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम है, तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 6। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं काउंट करके कि n इज इक्वल टू 6 है, और वो हमारे n का मतलब नंबर ऑफ आइटम से है यहाँ पे। जब इतना सब हो गया तो देखिए अब हमारा काम है लास्ट जो फॉर्मूला है, जो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन का फॉर्मूला है, हमें वो अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं। फिलहाल हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से इसको हटा दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे dx का जो टोटल था उसे हमने सिग्मा dx कहा, तो जो dy का टोटल होगा उसे हम सिग्मा dy यानी कि टोटल ऑफ dy कहेंगे, और dx का जो स्क्वायर का टोटल होगा उसे हम टोटल ऑफ dx स्क्वायर यानी कि सिग्मा dx स्क्वायर कहेंगे। इसी तरह dy स्क्वायर का टोटल सिग्मा dy स्क्वायर कहलाएगा, टोटल ऑफ dy स्क्वायर, और सिग्मा dx dy मतलब टोटल ऑफ dx dy। तो इस तरीके से ये कहलाएंगे। अब जब हम फॉर्मूले में इनको रखेंगे तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है r का, लास्ट तक हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, तो ज़्यादा बढ़िया है कि जो जगह यूज़ की जाए वो ये वाली जगह यूज़ कर ली जाए। तो r इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा dx dy डॉट n, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस सिग्मा dx डॉट सिग्मा dy, रूट ले लीजिए, रूट में सिग्मा dx स्क्वायर डॉट n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर है,
नेक्स्ट x को रिप्लेस कर दीजिए आप, x को रिप्लेस करना है आपको y से, तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर डॉट n माइनस कर दीजिए आप सिग्मा डी वाई को होल स्क्वायर के साथ। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को कैसे पुट करना है, तो देखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे पास ये रहा 90, तो यहाँ पे हम सिग्मा डी एक्स डी वाई में 90 रखेंगे, n डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, n यानी नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 6 लेंगे, माइनस करेंगे सिग्मा डी एक्स हमारे पास था डी एक्स का टोटल 15, मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई, तो सिग्मा डी वाई मतलब डी वाई का टोटल 80, इस तरीके से रूट ले लीजिए। जब रूट करेंगे डी एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर में हमारे पास सिग्मा डी एक्स स्क्वायर जो टोटल था वो 55, मल्टीप्लाई बाय n यानी नंबर ऑफ आइटम 6, माइनस करेंगे सिग्मा डी एक्स, तो सिग्मा डी एक्स आपके पास 15 था, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सेम यही वैल्यूज रखिए लेकिन y से रिप्लेस करके, जब फॉर्मूले को ये ऐसे ही रखेंगे लेकिन y से रिप्लेस करके रखेंगे तो जो वैल्यूज आएगी वो होगी सिग्मा डी वाई स्क्वायर, तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 1850, तो यहाँ पे 1850 आपका सिग्मा डी वाई स्क्वायर हो जाता है, डॉट यानी इनटू n मतलब नंबर ऑफ आइटम है 6, माइनस कर दीजिए सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा डी वाई आपके पास था 8080 और इसका स्क्वायर आपको लेस करना है। तो इस तरीके से जब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 90 इंटू 6 जब आप करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 540, माइनस आप करेंगे 15 इंटू 80, तो 15 इंटू 80 आप करेंगे तो ये 1200 होगा। R से रिप्रेजेंट करेंगे कोरिलेशन को, तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे भी R से रिप्रेजेंट करेंगे तो फॉर्मूला R इज इक्वल टू हो जाता है और यहाँ पे भी R इज इक्वल टू होगा। अब रूट में हम क्या लिखें और कैसे लिखें, तो देखिए 55 इंटू 6 जब आप करते हैं तो ये आपके पास आता है 330, माइनस आप करेंगे 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है। नेक्स्ट सेम y से जब आप रिप्लेस करके लिखेंगे तो 1850 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 1850 इंटू 6 ये हो जाता है 11100, माइनस करेंगे आप 80 स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर हो जाता है 6400, ये 400, R इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो वैल्यूज आएगी वो 540 माइनस 1200, तो ये आपके पास आ जाती है -660, और 330 में से जब आप लेस करते हैं 225 तो आपके पास जो वैल्यूज आती है 105, इसका रूट आपको करना है, और 11100 में से जब आप लेस करते हैं 6400 को तो आपके पास 4700 वैल्यू आएगी। R इज इक्वल टू -660 डिवाइडेड बाय 4700 का रूट आपके पास हो जाता है 68.55, जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 105 के रूट से, तो 105 का रूट हो जाता है 10.24, तो 10.24 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 68.55 से, R इज इक्वल टू आगे जाके हो जाता है -660 डिवाइडेड बाय, तो 10.24 मल्टीप्लाई बाय 68.5, ये हो जाता है आपके पास 701.44, माइनस में फिगर है 660, और जब आप डिवाइड करेंगे इसमें तो ये आएगा 0.660 डिवाइडेड बाय 701.44, ये आपके पास हो जाता है 94। तो आपका जो कोरिलेशन आ रहा है वो आ रहा है हाईली नेगेटिव
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो हाई नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। और यहाँ पे जो मेथड आपने यूज़ किया है मैं आपको बता दूँ, कार्ल पियर्सन्स मेथड यूज़ किया है। तो देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा हम वीडियो बना के आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज।